देखो आप लोग को यहाँ तक क्लियर है कि जॉब वर्कर की प्रेमाइसेस से डायरेक्टली कस्टमर को गुड्स भेजा जा रहा है। बट वो किसके इंस्ट्रक्शन पे भेजा जा रहा है? प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन पे भेजा जा रहा है। तो प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर से उस गुड्स को फिनिश करवाया और उस गुड्स को फिनिश करके जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस से प्रिंसिपल अपनी प्रेमाइसेस में नहीं लाके डायरेक्टली वो किसको सेंड कर देता है? कस्टमर को सेंड कर देता है। तो डायरेक्टली अगर वो कस्टमर को सेंड कर देता है तो इस केस में ऐसा नहीं है कि जॉब वर्कर सप्लायर बन जाएगा। सप्लाई तो प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन पे हो रही है, तो प्रिंसिपल ही सप्लायर है और जिस पार्टी को वो गुड्स जा रहा है वो रेसिपिएंट है। तो यहाँ पर जो इनवॉइसिंग इशू करने की बात आती है, तो इनवॉइस यहाँ पर जो रेसिपिएंट है उसको इनवॉइस कौन इशू करने वाला है? प्रिंसिपल इशू करने वाला है, या जॉब वर्कर इशू करने वाला है, या रेसिपिएंट इशू करने वाला है? तो इसमें जो इनवॉइस इशू होगा वो इनवॉइस प्रिंसिपल ही इशू करेगा, जॉब वर्कर इशू नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो टैक्स का पेमेंट है, जीएसटी का पेमेंट है, वो प्रिंसिपल खुद करेगा, जॉब वर्कर नहीं करेगा। ओके, कंप्लीट। तो यहाँ पर जो भी टाइम ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, वो सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होगी? प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होगी। इट इज नॉट कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू जॉब वर्कर। ओके, तो देखो इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। इन सच केसेस द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी रिगार्डेड, सब जो भी गुड्स का सप्लाई होता है विल बी रिगार्डेड एज सप्लाई बाय द प्रिंसिपल इवन द गुड्स आर सेंडिंग फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रेमाइसेस टू द रेसिपिएंट, बट द सप्लायर विल बी ट्रीटेड एज प्रिंसिपल and not the job worker. Resultantly, it is clarified that the time, value, and place of supply time, value and place of supply would have to be determined in the hands of principal. जो भी time of supply है, value of supply है, place of supply है, वो सब किसके point of view से calculate होगा? principal के point of view से calculate होगा, irrespective of the location of the job worker. job worker की location को आपको consider नहीं करना है, यानी job worker की बस premises से जा रहा है रेसिपिएंट के पास, तो it doesn't matter. ओके, जॉब वर्कर की ना तो प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रीमाइसेस, किसी को भी आपको कंसीडर नहीं करना है। फर्दर इनवॉइस, इनवॉइस कौन इशू करेगा? रेसिपिएंट के पास गुड्स पहुंच रहा है तो प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शन दिया जॉब वर्कर को कि तुम मेरी प्रीमाइसेस में भेजने के बजाय डायरेक्टली मेरे रेसिपिएंट को भेज देना, मेरे कस्टमर को भेज देना। तो इनवॉइसिंग तो प्रिंसिपल ही इशू करेगा उस रेसिपिएंट को। ओके, और सारी जीएसटी की लायबिलिटी पे करने की लायबिलिटी भी वो किसके हैंड्स में रहने वाली है? प्रिंसिपल के हैंड्स में रहने वाली है। तो फर्दर द इनवॉइस वुड हैव टू बी इशूड बाय द प्रिंसिपल, जो इनवॉइस इशू होगा उस रेसिपिएंट को वो प्रिंसिपल ही इशू करेगा, जॉब वर्कर इशू नहीं करेगा। इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट इन द केस ऑफ द एक्सपोर्ट देखो कभी कभी क्या होता है कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को माल भेजा गुड्स को फिनिश करने के लिए, जॉब वर्कर हैव कंप्लीटेड इट्स वर्क एंड द गुड्स हैव बीन फिनिश्ड. Now the principal have to export such goods, but the principal is giving the instruction to the job worker कि आप अपनी ही premises से मेरे goods को क्या कर दो, आगे export करा दो. बट export करने के लिए जो bond फाइल करना होता है या जो letter of undertaking देनी होती है वो तो principal ही दे रहा है. तो principal ही letter of undertaking या bond prepare कर रहा है और उसके behalf पे, बट वो job worker के premises से खुद की premises में नहीं goods को लेके वो directly यहाँ पर क्या कर रहा है, आगे export कर रहा है. तो इस केस में अगर वो डायरेक्टली आगे एक्सपोर्ट कर देता है तो जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड है उस एक्सपोर्ट के लिए वो तो प्रिंसिपल ही इशू करेगा. और अगर वो प्रिंसिपल इशू कर रहा है तो इस केस में वो प्रिंसिपल का इनवॉइस है, प्रिंसिपल इशू कर रहा है तो प्रिंसिपल ही सप्लायर है और प्रिंसिपल को ही टैक्स पे करना है. यहाँ पर जॉब वर्कर का कोई मतलब नहीं है. ओके, तो यहाँ पर देखिए इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट इन द केस ऑफ द एक्सपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर प्लेस, अगर जॉब वर्कर के प्लेस से डायरेक्टली आगे एक्सपोर्ट होता है तो जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये बॉन्ड है शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रिंसिपल. जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होगी, बॉन्ड होगा, वो तो प्रिंसिपल ही एग्जीक्यूट करेगा. दीज प्रिंसिपल वुड अप्लाई इन द केस ऑफ द सप्लाई, और ये प्रिंसिपल सप्लाई होते हैं इन द केस ऑफ द सप्लाई ऑफ द वेस्ट स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द जॉब वर्क. इसने बोला मुटेंडिस यानी जो सेम प्रोविजन नॉर्मल जो हमने नॉर्मल गुड्स को फिनिश्ड किया है उस पर तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे ही. और एट द टाइम ऑफ द कन्वर्टिंग द गुड्स इनपुट्स इनटू द फिनिश्ड गुड्स, जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस में बहुत ज़्यादा वेस्ट भी निकलता है, बहुत सारा स्क्रैप भी होता है उसके प्रेमाइसेस में. तो जो वेस्ट और स्क्रैप जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस में बच जाता है तो उस पर भी सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे जैसा कि नॉर्मल गुड्स पे एप्लीकेबल होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं. जो प्रिंसिपल है वो लोकेटेड है स्टेट ए में,
जॉब वर्कर कहाँ पर है, स्टेट बी में, और रेसिपिएंट कहाँ पर सिचुएटेड है, स्टेट सी में। ओके, आपको ये क्लियर है कि जो प्रिंसिपल है वो तो स्टेट ए में रहता है, जॉब वर्कर स्टेट बी में रहता है, और रेसिपिएंट स्टेट सी में रहता है, यानी तीनों अलग अलग स्टेट में है। In the case the supply is made from the job worker place of business, आप यहाँ पर स्टेट ए में प्रिंसिपल रहता है, स्टेट बी में जॉब वर्कर है, और रेसिपिएंट स्टेट सी में है। तो जो स्टेट ए में प्रिंसिपल है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है स्टेट बी के जॉब वर्कर को कि आप वहीं से ही मेरे रेसिपिएंट स्टेट सी में क्या माल भेज दें, ठीक है ना। तो सप्लाई इज मेड फ्रॉम द जॉब वर्कर प्लेस ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, द इनवॉइस विल बी इशूड बाय द सप्लाई। जो इनवॉइस है वो कौन इशू करने वाला है, सप्लाई, यानी स्टेट ए में जो प्रिंसिपल है वो ही इनवॉइस इशू करेगा, रेसिपिएंट जो स्टेट सी में है। ओके, तो इनवॉइस विल बी इशूड बाय द सप्लायर located in the state A to the recipient located in the state C. The said transaction will be an interstate supply. ये जो transactions है वो interstate supply कहलाएंगे in the case the recipient is also located in the state A. अगर देखो प्रिंसिपल का लोकेशन और रेसिपिएंट का लोकेशन आपको देखना है, तो प्रिंसिपल अर्लियर सिचुएशन में तो स्टेट ए में था और रेसिपिएंट स्टेट सी में था, तब तो इंटर स्टेट सप्लाई है, IGST लगेगा। बट सेकंड सिचुएशन हम बात कर रहे हैं कि अगर रेसिपिएंट भी स्टेट ए में रहता है तो प्रिंसिपल भी स्टेट ए में है और रेसिपिएंट भी अगर स्टेट ए में ही आ जाता है, तो इस केस में इंट्रा स्टेट सप्लाई बन जाएगी और CGST और SGST चार्ज हो जाएगा। ओके, तो देखो and the invoice will be issued by the supplier located in the state A to the recipient located in the state C. The said transaction interstate. In the case the recipient is also located in the state A, तो ये intrastate supply बन जाएगी और CGST और SGST चार्ज हो जाएगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर द सेंडिंग द गुड्स टू द जॉब वर्कर। जॉब वर्कर को किस तरीके से गुड भेजा जाता है। देखो कभी भी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर अपने प्रेमाइसेस से गुड्स निकाल के जॉब वर्कर को अगर भेजता है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर वो अपने प्रेमाइसेस से गुड्स निकाल रहा है, जॉब वर्कर को भेज रहा है, क्लियर है। तो आपको ये तो पता है कि कोई भी प्रिंसिपल अगर अपने प्रेमाइसेस से गुड्स निकालता है जॉब वर्कर के लिए तो उसे टैक्स नहीं पे करना है, बट उसे टैक्स तभी नहीं पे करना है जब उसने अपने जुरिस्डिक्शन में जो GST ऑफिसर है उसको इंटीमेशन दे दी हो। अगर आपके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को तो पता ही नहीं है कि आप प्रिंसिपल जॉब वर्कर को भेज रहा है और उसने भेज दिया, तो इस केस में ये सप्लाई बन जाएगी और उस पर GST पे करना है। मीन्स वेन एवर द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर आर सेंडिंग द गुड्स टू जॉब वर्कर for completion of such work, then in such case the principal have to intimate to the डिपार्टमेंट, जुरिस्डिक्शनल डिपार्टमेंट, जो भी GST का आपका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है, तो उसको एक इंटीमेशन देना है कि हम जॉब वर्कर को माल भेज रहे हैं, ये गुड्स कंप्लीट करने के लिए जॉब वर्कर को हमको इतने टाइम में गुड्स कंप्लीट करके दे देगा, और उसके बाद प्रिंसिपल अपनी प्रीमाइसेस से सप्लाई करेगा। ओके, तो देखो बिफोर सप्लाई ऑफ द गुड्स टू द जॉब वर्कर को गुड सप्लाई करने से पहले द प्रिंसिपल वुड बी रिक्वायर्ड टू सेंड द इंटीमेशन टू द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर। जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर क्या करेगा, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को एक इंटीमेशन देगा कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनपुट्स इंटेंडेड टू बी सेंड बाय द प्रिंसिपल, और उसमें डिटेल्स देगा, डिस्क्रिप्शन देगा कि कौन कौन से गुड्स प्रिंसिपल के द्वारा जॉब वर्कर को भेजे जा रहे हैं, एंड द नेचर ऑफ प्रोसेसिंग टू बी कैरिड आउट बाय द जॉब वर्कर, और जॉब वर्कर उस पर किस तरह का प्रोसेसिंग करेगा। सैड इंटीमेशन शेल ऑल्सो कंटेन द डिटेल्स ऑफ अदर जॉब वर्कर। कभी कभी क्या होता है, एक जॉब वर्कर के पास नहीं जाके पहले प्रिंसिपल एक जॉब वर्कर को भेजता है, फिर वो फर्स्ट जॉब वर्कर कुछ माल कंप्लीट करता है, फिर वो अगेन अनदर जॉब वर्कर को भेजता है। तो इफ देयर आर द more than one job worker involved, then in such case the detail of each job worker have to be given to the department, and the nature of processing which will be done by each job worker should be mentioned therein. Okay, the inputs or capital goods shall be sent. यहाँ पर job worker को हम क्या भेज सकते हैं, inputs भेज सकते हैं, capital goods भेज सकते हैं। the input or capital goods shall be sent to the job worker under the cover of चालान, और जब भी भेज रहेंगे तो पहले तो इंटीमेशन देनी है, साथ में इनवॉइस इशू नहीं होगा जब भी प्रिंसिपल जॉब वर्कर को भेजता है, बट एक चालान इशू होगा। ओके, एक डिलीवरी चालान जिसको हम बोलते हैं, तो डिलीवरी चालान इसमें इशू होगा। तो इनपुट और कैपिटल गुड शैल बी सेंट टू द जॉब वर्कर अंडर द कवर ऑफ चालान इशूड बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो चालान इशू करेगा उसमें होगा। The challan shall be issued even for the inputs or capital goods sent directly to the job worker. ये जो चालान होगा वो shall be issued, चालान इशू होगा even for the inputs और capital goods जो directly किसको भेजे जा रहे हैं, जॉब वर्कर को,
और चालान में सारी डिटेल्स कंटेन होती है, जैसे एक नॉर्मल इनवॉइस में होती है, सेम यहाँ पर चालान में वो सारी डिटेल्स होती है। सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल जॉब वर्कर को भेजेगा तो वो माल बेच तो रहा नहीं है, तो जब तक माल बेचते नहीं तब तक इनवॉइस इशू कर नहीं सकते। तो वो यहाँ पर जब प्रिंसिपल जॉब वर्कर को भेजेगा तो इनवॉइस तो इशू नहीं करेगा, बट उसको एक प्रूफ देना है कि मैंने उसको माल भेजा है। तो इसके लिए वो एक चालान जनरेट करता है जिसको हम डिलीवरी चालान के नाम से जानते हैं। उस चालान के थ्रू अगर आप माल भेजते हो तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा, आपको टैक्स पे नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग द अकाउंट्स फॉर द इनपुट्स और कैपिटल गुड्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आपको अगर आप इनपुट या कैपिटल गुड्स प्रिंसिपल जॉब वर्कर को भेजता है तो दोनों की लायबिलिटी होती है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर की भी होती है कि उसको एक पूरा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखना है कि कौन कौन से इनपुट्स कौन कौन से कैपिटल गुड्स उसने यहाँ पर जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस में भेजे हैं, ताकि जब वापस से वो जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस से लूटता है, रिटर्न होता है, तो वो काउंट हो सके। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग द अकाउंट्स फॉर द इनपुट और कैपिटल गुड्स इन द केस द इनपुट और कैपिटल गुड्स आर नॉट रिसीव्ड बैक, क्योंकि आपको पता है कि whenever the principal manufacturer send the inputs to the job worker, then it is the duty of the job worker to return such inputs within 1 year. Okay, and if it is not returned within the 1 year, or if a time period extended by the commissioner on the request of the principal manufacturer or job worker, अगर कभी भी 1 साल की लिमिट अगर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर या जॉब वर्कर की रिक्वेस्ट पे एक्सटेंड कर दी जाती है, तो उस एक्सटेंडिंग टाइम पीरियड में अगर जॉब वर्कर ने उन इनपुट्स को वापस से रिटर्न बैक नहीं किया प्रिंसिपल को, तो इस केस में वो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के थ्रू सप्लाई मान ली जाती है कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को जो माल भेजा है वो सेल कर दिया है, और सेल कर दिया तो उस टाइम जीएसटी नहीं पे किया था क्योंकि उस टाइम तो उसने चालान इशू किया था, तो अब उसको वो सेल मानते हुए इनवॉइस इशू करना है, और जीएसटी जिस डेट से उसने चालान इशू किया था ना उसी डेट से लगेगा जीएसटी। तो पर आप जीएसटी पे तो अब कर रहे हो क्योंकि इनवॉइस तो अब इशू कर रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। ओके, तो सिंपल सी बात है कि इफ द इनपुट्स आर सेंट बाय द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर टू जॉब वर्कर, देन गुड्स मस्ट बी रिटर्न्ड बैक विद इन द 1 year or such extended time limit, and if it is not received back, returned back, then in such case GST will be payable by the principal manufacturer from the date of the issue of challan along with interest. Okay, एंड इन द केस ऑफ कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो इन द केस ऑफ कैपिटल गुड्स द गुड्स मस्ट बी रिटर्न विद इन द 3 year और इफ एक्सटेंडिंग टाइम पीरियड बाय द कमिश्नर, and if such goods are not returned back within the 3 years or such extending time, then the principal manufacturer will have to pay the tax on such capital goods as it is treated as a supply, and tax has to be paid from the date of the challan, so the interest will also be levied at the rate of 18%. Okay, so in the case the input or capital goods are not received back or not supplied from the job worker premises, अगर input और capital goods आपको वापस नहीं मिलते हैं या job worker के premises सप्लाई नहीं होते हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को बोल दिया कि मेरे रेसिपिएंट को तुम वहीं से सप्लाई कर दो, तो जॉब वर्कर के premises से डायरेक्टली बाहर को चला जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि वो रिटर्न बैक हो चुके हैं। ओके, within the specified time limit, that is 1 year or 3 year, it shall be deemed to be the supply from the principal to job worker. अगर टाइम लिमिट में वो रिटर्न नहीं होते तो ये मान लिया जाता है कि प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को माल भेजा नहीं था, उसने सेल किया था। ओके, फ्रॉम द डे, उसी डे से, व्हेन इट वाज सेंट फॉर द जॉब वर्कर, यानी उसी दिन से सप्लाई मान ली जाती है, उसी दिन का सेल मान लिया जाता है जब से चालान इशू हुआ था, जब से फर्स्ट टाइम उसको भेजा था, और तब से ही टैक्स लगने वाला है। तो अब टैक्स तो आप पे कर रहे हो तो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो accordingly the principal would be liable to pay the tax along with interest. Okay, thus the goods sent for the job worker, जो भी आप goods job work के लिए भेजते हैं तो acquire the characteristic of supply, goods sent for the job work acquire the character of the supply when the input or capital goods sent for the job work, अगर job work के लिए आपने माल भेजा है बट job work होके आपके टाइम लिमिट में नहीं आता है तो it is treated as a supply, और इस पे सप्लाई मान के इस पे टैक्स आपको पे करना है। ओके, द गुड्स सेंट टू द जॉब वर्कर, ये सप्लाई का कैरेक्टर ले लेता है अगर इनपुट और कैपिटल गुड्स आपने जॉब वर्कर को भेजे हैं, आर नीदर रिसीव्ड बैक बाय द प्रिंसिपल नॉट सप्लाइड फर्दर बाय द प्रिंसिपल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस of the job worker within 1 year or 3 year,
इट मे बी नोटेड दैट, ये आपको ध्यान में रखना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेंडिंग द गुड्स, अगर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर इज सेंडिंग द गुड्स टू द जॉब वर्कर, देन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स related to all the goods which is sending to the job worker must have to be maintained. आप प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर हैं, आप जॉब वर्कर को माल भेज रहे हैं, तो कौन कौन सा गुड्स भेज रहे हैं उन सबका डिटेल्स आपको मेंटेन करके रखना है. तो responsibility of sending of the goods for the job worker as well as bringing them back, it is the responsibility of the principal to maintain all the books of accounts related to such. देखो, इन सच केसेस वेयर द इनपुट्स और कैपिटल गुड्स, आपको ये तो पता है जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि मॉल्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स, इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती है, इनकी लाइफ केवल अप टू 1 ईयर होती है. तो वो तो जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस में, अगर प्रिंसिपल भेजता भी है तो भी वो जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस में ही कंज्यूम्ड हो जाते हैं, तो वो वापस से रिटर्न बैक नहीं होते. तो मॉल्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स अगर ये रिटर्न बैक नहीं भी होते हैं, तो यहाँ पर जो मॉल्ट्स है, डाइज है, जिग्स है, फिक्सचर्स है, वो तो यहाँ पर जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस में ही कंज्यूम्ड हो जाते हैं, इसलिए वो वापस से लौटाए नहीं जाते, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को वापस से रिटर्न बैक नहीं किए जाते हैं. तो भी यहाँ पर उन पे तो जीएसटी लगना नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न बैक नहीं होते, वो कंज्यूमेबल्स होते हैं, एक बार में ही वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं. ठीक है, तो वेयर द इनपुट और कैपिटल गुड्स आर नीदर रिटर्न नॉट सप्लाइड फ्रॉम द जॉब वर्कर, अगर जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस से वो इनपुट और कैपिटल गुड्स 1 साल या 3 साल में नहीं आते हैं, तो इस केस में यहाँ पर वो सप्लाई मान ली जाएगी, और सप्लाई मानते ही यहाँ पर क्या करना है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर हैव टू पे द टैक्स. ओके, और प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे करना है, तो वो इनवॉइस इशू कर देगा उसका, और उसको सप्लाई मान लिया जाएगा जॉब वर्कर के हैंड्स में, और यानी प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सप्लाई किया ये मान लिया जाएगा, और उस पर जीएसटी पे करना है. क्लियर है. डेट ऑफ सप्लाई, देखो डेट ऑफ सप्लाई, हाँ एग्जैक्टली जैसा कि मैंने आपसे अभी बात करी है, तो आपको टैक्स तो उसी डेट से पे करना है जब से आपने चालान इशू किया था. यानी आपने चालान अगर 2 साल पहले इशू किया था, तो आपको 2 साल पहले की डेट से टैक्स भरना है, बट टैक्स अब आज पे कर रहे हो तो 2 साल का ब्याज आपको देना पड़ेगा. ओके, तो डेट ऑफ सप्लाई, द डेट ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑन विच सच इनपुट और कैपिटल गुड्स वर इनिशियली सेंट टू द जॉब वर्कर. यानी सप्लाई की डेट तो वही मानी जाएगी जिस डेट पे आपने 2 साल पहले जो चालान इशू किया था, उस चालान की डेट को ही डेट ऑफ सप्लाई माना जाएगा. और आपने जिस दिन जॉब वर्कर को भेजा था फर्स्ट टाइम, तब से अब तक का ब्याज आपको देना है. टैक्स अभी पे कर रहे हो, बट लायबिलिटी उसी दिन से खड़ी मानी जाएगी. फर्दर द इंटरेस्ट फॉर सच इंटरवेनिंग पीरियड, जो भी इंटरेस्ट होता है, शेल ऑल्सो बी पेबल ऑन द टैक्स. इंटरेस्ट आपको जैसे कि मैंने बताया 2 साल पहले सप्लाई करी, अभी तक नहीं आया, तो 2 साल का ब्याज, यानी जब से आपने भेजा है और अभी आया है, तो उसके बीच का आपको ब्याज पे करना है, इंटरेस्ट. इफ सच गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द जॉब वर्कर, अगर जैसे मान लेते हैं कि आपने इनपुट्स भेजा था आज, बट वो 1 साल में रिटर्न नहीं हुआ. ओके, तो 1 साल में रिटर्न नहीं हुआ, इसलिए अपने उसको सप्लाई मान लिया, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने इनवॉइस इशू कर दिया जॉब वर्कर के नाम पे, और टैक्स भी पे कर दिया है. बट आफ्टर 1 ईयर 6 मंथ, यानी 6 महीने बाद जब वो इनपुट्स कंप्लीट हो गया, तो जॉब वर्कर ने वो माल कंप्लीटेड गुड्स वापस से प्रिंसिपल को भेज दिया. तो जब जॉब वर्कर उस गुड्स को कंप्लीट करके, यानी टाइम लिमिट के बाद अगर वो कंप्लीट करके वापस से प्रिंसिपल को भेजता है, तो इस केस में जॉब वर्कर को भी अगेन एक इनवॉइस इशू करना होगा, और ये मानना होगा कि जॉब वर्कर उस कंप्लीटेड गुड्स को अब सेल कर रहा है प्रिंसिपल को. ओके, क्योंकि प्रिंसिपल ने जब जॉब वर्कर को भेजा उसके 1 साल में आ जाना चाहिए, नहीं आया, तो प्रिंसिपल ने इनवॉइस इशू कर दिया जॉब वर्कर के नाम पे कि मैंने आपको सेल किया था वो गुड्स, और टैक्स पे कर दिया. एक्चुअल में नहीं हुआ है, बट ऐसा माना जाता है. और जॉब वर्कर जब वो गुड्स कंप्लीट कर देगा, तो वापस से वो प्रिंसिपल को जब भेजेगा, तो ये माना जाएगा कि जॉब वर्कर और प्रिंसिपल को वो गुड्स सेल कर रहा है, तो जॉब वर्कर उसके रिगार्डिंग क्या कर देगा, इनवॉइस इशू कर देगा. ओके, तो इफ सच गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द जॉब वर्कर आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी उस टाइम निकलने के बाद अगर रिटर्न किए जाते हैं, देन सेम वुड बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई बाय द जॉब वर्कर टू द प्रिंसिपल. तो ये माना जाएगा कि जॉब वर्कर ने प्रिंसिपल को सप्लाई किए हैं, एंड द जॉब वर्कर वुड बी लायबल टू पे द जीएसटी इफ ही इज लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन. जॉब वर्कर खुद टैक्स पे करेगा इफ ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस, यानी उसको जीएसटी लॉ में तो रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा. ओके, further it may be reiterated that there is no requirement of either returning back or supplying the goods from the job worker place as far as molds, dyes, jigs, fixtures. ये already हम इतनी बार बात कर चुके हैं इसके रिगार्डिंग कि molds है, dyes है, fixtures है, fittings है, ये जो होते हैं molds, dyes, fixture, fitting, ये जितने भी होते हैं,
तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है मॉल्ट डाइस फिक्सचर फिटिंग में कि वो कंज्यूमेबल्स होते हैं, यानी उनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती नहीं है। तो प्रिंसिपल ने जब जॉब वर्कर को भेजा है तो जॉब वर्कर वहीं पर कंज्यूम कर लेगा, वापस से उसको रिटर्न बैक नहीं किया जाता है। तो इस केस में उसको सप्लाई नहीं माना जाता है। इट इज ट्रीटेड दैट प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर सेंड सच मॉल्ट डाइस जिग्स फिक्सचर्स टू द जॉब वर्कर only for the purpose of manufacturing such goods. It is not returnable. नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं कि वेदर द जॉब वर्कर इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और नॉट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, अगर जॉब वर्कर जो बिलिंग करता है, उसके जो जॉब चार्जेस की बिलिंग करता है, ऑब्वियसली कि वो जॉब वर्क कर रहा है तो ही विल रिसीव द जॉब चार्जेस। ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री में काम करने वाला है, जॉब चार्जेस लेगा। तो उस जॉब चार्जेस की वो जो बिलिंग करता है उसका वैल्यू कितना है, अप टू ₹20 lakhs है, तब तो there is no requirement to get registered to the job worker. But if it is above ₹20 lakhs, then in such case job worker is required to be registered. Okay. तो वो जॉब वर्कर अपने जो जॉब चार्जेस कलेक्ट करता है, एक तरह से जॉब वर्कर आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। और जैसा कि हम जानते हैं कि सर्विसेज के केस में अगर आप 20 लाख रुपीस तक की सर्विसेज देते हैं तब तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज अबव ₹20 lakh देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू गेट रजिस्टर्ड। ओके। तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट व्हेन बोथ द प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर आर लोकेटेड इन द सेम स्टेट। देखो, एक चीज हमेशा याद में रखना, ध्यान में रखें आप लोग। वन थिंग यू हैव टू कंसिडर इन द केस ऑफ सर्विसेज, जैसा कि हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बात कर चुके हैं, तो सर्विसेज में ऐसा है कि आप 20 लाख रुपीस तक की अगर सर्विसेज देते हैं, अगर इफ यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज अप टू ₹20 लाख रुपीस तक की अगर आप सर्विसेज देते हैं, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू गेट रजिस्टर्ड। ओके, वेदर द 20 लाख सप्लाई इज इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट। देखो, गुड्स के केस में तो आप इंटर स्टेट सप्लाई ₹1 की भी करते हो तो यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड। बट सर्विसेज के केस में ऐसा है कि आप 20 लाख रुपए तक की सर्विसेज दे सकते हो, चाहे वो इंट्रा स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो। 20 लाख रुपीस तक की सर्विसेज तक आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। आप 20 लाख से एक्सीड करते हैं देन देयर इज रिक्वायरमेंट टू गेट रजिस्टर्ड। ओके। तो जॉब वर्कर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन। जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन तभी लेना होता है अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो ऑल इंडिया बेसिस पे कंप्यूट होता है। इफ द एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूटेड ऑन द ऑल इंडिया बेसिस इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट दैट इज 20 lakhs और 10 lakhs इन द केस ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जो मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड, जो 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, उनमें लिमिट अभी तक भी रजिस्ट्रेशन की 10 lakhs है। तो उन स्टेट से अगर आप यहाँ पर अपनी डिलीवरी करते हो तो 10 lakhs से अबव का अगर आपका जॉब चार्जेस का बिलिंग हो जाता है, देन यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड। इन द केस बोथ द प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर आर लोकेटेड इन द सेम स्टेट। देखो, इसमें स्टेट का कोई फर्क नहीं होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको सर्विसेज में बताया, चाहे आप इंट्रा स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो, यू कैन सप्लाई द सर्विसेज अप टू ₹20 lakhs। तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट व्हेन द जॉब वर्कर इज लोकेटेड इन ए स्टेट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप यहाँ पर प्रिंसिपल यानी जो स्टेट है वो दोनों का अलग अलग है, जॉब वर्कर का और प्रिंसिपल का। तो जॉब वर्कर इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द प्रिंसिपल, तो दैट इज ए इंटर स्टेट सर्विसेज। So where the principal and job worker are located in the different state, then the requirement for the registration flow from the section 24 subsection 1 of the CGST Act which provide for the compulsory registration। जैसे कि section 24 में, बट compulsory registration उनके लिए जो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हैं तो 24 ये बोलता है, सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ये बोलता है कि यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड कंपल्सरी इफ यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज मोर देन ₹20 lakhs। ओके। तो which provide for the compulsory registration of the suppliers making the interstate supply. However, the exemption from the registration has been granted in the case the aggregate turnover of the interstate supply of taxable services doesn't exceed ₹20 lakhs or 10 lakhs in the case of the special category state of Mizoram, Tripura, Manipur, Nagaland। तो इन क्रक्स, इन शॉर्ट, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लास्ट वाला पैरा आपको काम का है। It is clarified that job worker is that service supplier is required to obtain the registration where his aggregate turnover to be computed on all the India basis in a financial year exceeds the threshold limit, regardless of whether the principal and the job worker are located in the same state or different state. Okay. लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जॉब वर्कर, जैसे कि बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लास्ट पार्ट आपका है
द वैल्यू ऑफ द गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, जैसे ही आप जॉब वर्कर अपना गुड्स कंप्लीट कर देता है, मीन्स वेन एवर ही कंप्लीटेड हिज वर्क एंड वेन एवर ही कन्वर्ट द इनपुट इनटू द फिनिश्ड गुड्स supplied directly from the premises of the registered job worker not to be included in his aggregate turnover। देखो मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने मान लेते हैं 50 लाख रुपीस तक का गुड्स किसको दिया, जॉब वर्कर को दिया। ओके, जॉब वर्कर अब उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है और प्रोसेसिंग करने के लिए उसने जॉब चार्जेस लिए हैं 10 लाख रुपीस के, कितने, 10 लाख। तो टोटल 50 लाख का गुड्स भेजा, 10 लाख का जॉब चार्जेस हो गया। तो जॉब वर्कर जब वापस से रिटर्न कर रहा है प्रिंसिपल को, तो वो 60 लाख का सामान रिटर्न कर रहा है, कितने रुपए का, 60 लाख का। तो जॉब वर्कर का जो टर्नओवर है वो 60 लाख होगा या केवल 10 लाख होगा। तो जॉब वर्कर का जो टर्नओवर होगा दैट विल बी ओनली ₹10 लाख। आप ऐसा नहीं कि जॉब वर्कर के टर्नओवर में आप 60 लाख रुपए ले लें। तो जो गुड्स प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा है जितनी वैल्यू का, वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है जॉब वर्कर के टर्नओवर में। ओके, तो यही बोला है कि गुड्स का जो वैल्यू है जो सप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर, मींस जॉब चार्जेस ही इंक्लूड होते हैं जॉब वर्कर के टर्नओवर में। As discussed earlier in this chapter, principal can supply the goods directly from the premises of job worker without bringing it back to its own premises. It is clarified that the supply of the goods by the principal from the place of business of the job worker will be regarded as the supply by the principal itself. It is not regarded that is supply by the job worker. Already we discussed many times. Therefore, the value of such goods supplied will be included in the aggregate turnover. जो goods 50 लाख का बेचा था, जो मैंने अभी एग्जाम्पल में दिया है, वो 50 लाख रुपीस तक के 50 लाख रुपए के गुड्स की वैल्यू प्रिंसिपल के टर्नओवर में इंक्लूड होनी है, जॉब वर्कर के टर्नओवर में तो केवल 10 लाख इंक्लूड होने हैं। कंप्लीट, यू गॉट दिस चैप्टर। आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी बाय मेल, बाय यूट्यूब चैनल, एनी। ओके, तो ये चैप्टर आपका जॉब वर्कर कंप्लीट हो चुका है।